नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश का इम्तिहान जिस चेहरे पर इस बार सबसे ज्यादा है, जिस पर है दारोमदार कि भारतीय जनता पार्टी को वो दोबारा जीत दिलाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार जरूर है, लेकिन एक चेहरा जिस पर पहली बार बीजेपी चुनावी मैदान में भी, पिछले और इस बार में मैं कंपेयर कर रही हूँ, योगी आदित्यनाथ हमारे साथ आज तक पर लाइव एक्सक्लूसिव मौजूद है। और ये झांसी है, रानी झांसी की धरती। पहला सवाल यही आपसे, हम उस किले के सामने मौजूद हैं जहां से रानी झांसी घोड़े से निकली थी और उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया था। आज आपके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है और मेरा पहला सवाल आप ही के शब्दों में आप ही से पूछ रही हूं। आपने कहा था कि सबकी गर्मी शांत हो जाएगी। पहले और दूसरे चुनाव के मतदान के बाद किसकी गर्मी शांत हुई है? देखिए, जनता का रुझान बहुत स्पष्ट कर दे रहा है। मैं यहाँ पे झांसी में हूँ। झांसी और ये बुंदेलखंड वीर और वीरांगनाओं का क्षेत्र माना जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर झांसी का बच्चा बच्चा आज भी पूरी मजबूती के साथ भारत माता की उस महान वीरांगना के प्रति नतमस्तक होता है। और जब हम झांसी की रानी के इस किले के पास खड़े होकर के आज इस बारे में बोल रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि 2 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो लक्ष्य दिया था कि फिर एक बार 300 पार, तो हम 300 पार के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। 2 चरणों के चुनाव ने साबित कर दिया है कि चुनाव जनता लड़ रही है और चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है वह सुरक्षा और कानून व्यवस्था है। विकास हुआ है, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिला है। ये तो इसकी सार्थकता तब है जब सुरक्षा होगी। आज प्रदेश के अंदर सुरक्षा का माहौल है और इस सुरक्षा के माहौल में चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है, क्योंकि जिन्होंने दंगे देखे हैं, मुजफ्फरनगर का दंगा, सहारनपुर का दंगा, अलीगढ़ का दंगा, बरेली के दंगे, लखनऊ कानपुर के दंगे, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी में बम विस्फोट, सीरियल ब्लास्ट, वह फिर से उन काले दिनों को नहीं आने देना चाहता है। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के प्लान की त्रासदी को देखा था, वे लोग फिर से उस प्रकार के काले दिन फिर से नहीं आने देना चाहते। क्यों जरूरत पड़ती है? 80-20 की लड़ाई कैसे? कौन है सर 80 और कौन है 20? आज आप बताइए। ये सब बोलने की क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी? 80-20 की लड़ाई कैसे? 80 और कौन है 20? 80 जो हमें समर्थन कर रहा वो 80 है। हम जब 325 सीट पाए थे, क्या 80% सीटें नहीं पाए थे क्या? ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम सोच हो सकती है। जो हमें वोट देगा वो 80 है। बहुत चालाकी से आप हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर रहे हैं और बताना नहीं चाहते। 20 में है। मैं वही तो बोलूंगा जो सच होगा। बहुत चालाकी से आप हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर रहे हैं और बताना नहीं चाहते। मैंने कहा ना, मैंने वही कहा, जो हमें वोट दे रहा वो 80 में है, जो वोट नहीं कर रहा वो 20 में है। जो सुरक्षा का पक्षधर है, दंगा मुक्त भयमुक्त प्रदेश बनाने का पक्षधर है, विकास के कार्यों में डबल इंजन की सरकार का लाभ तीव्रता के साथ उसे मिलेगा, जो इसका पक्षधर है, जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं में बंदर बांट होने की बजाय इसका लाभ हर गरीब को बिना भेदभाव के मिले, हर अन्नदाता किसान को मिले, हर नौजवान को मिले, हर बहन और बेटी को मिले, जिसका पक्षधर है वह 80 में है। और जो नहीं चाहता है कि ये सब चीजें हों, जो माफिया राज चाहता है, दंगा राज चाहता है, तमंचा राज चाहता है, जो पलायन चाहता है, जो बहन और बेटियों की सुरक्षा पे खतरा का समर्थन करता है और जो विकास की योजनाओं में डकैती डालते थे और गरीबों के मुंह से निवाला पड़ रहा था सर, 2000 किलोमीटर दूर कर्नाटक का हिजाब विवाद यहाँ लगाया गया और उस पर तनाव हो गया। एक सेकंड, गजवाए हिंद क्या काम लेना सर गजवाए हिंद का हिंदुस्तान में? अब चुनावों के बीचों बीच अगर योगी आदित्यनाथ जी गजवाए हिंद इसलिए ला रहे हैं ना सर कि भाई हिंदुओं एक हो जाओ, मतलब क्या क्या डर और भय आप बिठाना चाह रहे हैं?
गजवाए हिंद का क्या रेलेवेंस है सर? भाई हिंदुओं एक हो जाओ, मतलब क्या क्या डर और भय आप बिठाना चाह रहे हैं? देखिए, हमें इनका क्या रेलेवेंस है? हमें कोई भय नहीं, क्योंकि हर एक को मालूम है कि प्रदेश के अंदर आज के दिन पे दंगा करेगा तो एक बार जरूर सोचेगा कि इस दंगे तीसरे दिन वसूली की नोटिस निकल जाएगी, हर चौराहे पे तस्वीर लग जाएगी, तीसरे दिन वसूली की नोटिस निकल जाएगी, और जो बाप दादों ने कमाया होगा ना, ये सब एक झटके में सब वसूली होकर के सरकार फिर दंगा कराना उसे सिखा देगी। ये मालूम है, ये डबल इंजन की सरकार ही कर पाएगी। लेकिन सवाल ये है, जो लोग तालिबान लाने का सपना देख रहे हैं, जो दंगा राज लाने का सपना देख रहे हैं, और जो लोग आधी आबादी को उसके अधिकार से वंचित करना चाहते हैं, तो उनको तो यही बोलना पड़ेगा कि भाई गजवाई हिंद का ये सपना एक कयामत के दिन तक उनका पूरा नहीं होने वाला है। भारत संविधान से चल रहा है, संविधान से ही चलेगा। पर्सनल अटैक नहीं कर रही हूँ सर, लेकिन ये चलाने बातें हो रही है। वो कह रहे हैं किसी भी कि योगी जी तो बाबा कहते हैं आपको, अखिलेश यादव, आपको जो पहनना है आप अपने मन के हिसाब से पहनते हैं, और इस देश में वैसी आजादी है, तो फिर लड़कियों को ये क्यों ना आजादी हो अगर वो स्वेच्छा से हिजाब पहनना चाहती हैं? आजादी है तो फिर लड़कियों को ये क्यों ना आजादी हो अगर वो स्वेच्छा से हिजाब पहनना चाहती हैं? कोई बालिका स्वेच्छा से हिजाब नहीं पहनती है। क्या 3 तलाक की कुप्रथा का बालिकाएं स्वेच्छा से स्वीकार करती थी क्या? थोड़ा पूछो था ना उन बेटियों से, उन बहनों से पूछो तो। मैंने तो लखनऊ में 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं का सम्मेलन किया था। मैंने तो उनकी आंखों के आंसू को देखे हैं, उनके माता पिता और भाई बहन की आंखों को देखे हैं। जब बहनें मंच पे आकर अपनी बात कह रही थी, किस रूप से उनके पीछे बैठे हुए वहां पर सामने जो बैठी हुई मां, उनके किसी के पिता, किसी की मां, किसी का भाई आंसू बहा रहा था। जौनपुर की एक महिला तो ऐसी आई थी, 3 तलाक की पीड़ित थी, और धन्यवाद देने के लिए आई थी कि मैं मोदी जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने 3 तलाक की कुप्रथा से हमें मुक्ति दिलाई। बाद में मैंने पूछा भाई कि कोई और बोलना चाहता है, तो 2 बालिकाएं और आई। मैंने कहा भी कौन है, तो उन्होंने बताया कि साहब जो सबसे पहली महिला बोली थी ना, हम उनकी बहनें हैं। तो मैंने कहा आपको क्या परेशानी है? उसने कहा हम दोनों बहनों ने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि हमारी सबसे बड़ी बहन की शादी हुई थी, 3 तलाक के नाम पर उसको छोड़ दिया था उसके पति ने, उसका जीवन बर्बाद किया था, इसलिए हम अन्य बहनों ने शादी नहीं की। फिर कोई बेटी क्या 3 तलाक की कुप्रथा का समर्थन करती है क्या? व्यक्तिगत पहनावा, सार्वजनिक जीवन में पहन रहे हैं ना सर, आप भी पहन रहे हैं। व्यक्तिगत घर तक, बाजार तक और उसके व्यक्तिगत कार्यों तक सीमित हो सकता है। हम सब तो सार्वजनिक जीवन में पहन रहे हैं ना सर, आप भी पहन। मैं क्या करूं, मैं पहन रहा हूं, मेरा लिबास है, लेकिन मैं उसको अपने कार्यालय पे थोपता नहीं हूं। क्या मैं अपने कार्यालय में सबको बोलूं कि आप भगवा पहन के आओ? क्या मैं पार्टी में सबको बोल दूंगा? नहीं बोल सकता। हर एक को स्वतंत्रता होनी चाहिए, और संस्था है तो संस्था का अपना अनुशासन होना चाहिए। क्या कोई हमारा पुलिसकर्मी बोलेगा कि साहब मैं तो जो है इस जाति का हूं, मैं इस मजहब का मानने वाला हूं, मैं क्यों पहनूंगा यूनिफॉर्म? तो चल गई फोर्स। फिर तो बीजेपी ने मौका देखा, संस्थाएं 2-3 मंत्री निकल गए, पुष्कर सिंह धामी देश साहब, उनको भी संविधान से उत्तराखंड चलता है, बचाना है। शरीयत से नहीं चलता यूनिफॉर्म है, हमें सिविल समझना कोड को होगा। बीजेपी ने मौका देखा, 2-3 मंत्री निकल गए, पुष्कर सिंह धामी साहब, उनको भी उत्तराखंड बचाना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इसी बहाने पुश करने की बात करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब आवश्यकता पड़ेगी, भारत सरकार सक्षम है, उसको अपने स्तर पर उस पर समीक्षा करेगी, कार्रवाई करेगी। लेकिन मेरा ये मानना है, हम भारत के संविधान के प्रति, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रदत्त संविधान के प्रति पूरा सम्मान का भाव रखें, और भारत की व्यवस्था को संविधान के अनुरूप चलाएं। इसको शरीयत से चलाने या किसी व्यक्तिगत कानून से चलाने का हम लोग प्रयास न करें। पोलराइजेशन पर हम आगे चुके होते होते शून्य हो जाएगी। पहले 2 राउंड पर ये उनका बयान, और वो कह रहे कि जो ध्रुवीकरण आप लोग चाह रहे थे इतनी मुश्किल कि हो जाए किसी तरह से, वो ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में। कि जो ध्रुवीकरण आप लोग चाह रहे थे इतनी मुश्किल कि हो जाए किसी तरह से, वो ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में। देखिए, एक बात बताऊं मैं, ये चुनाव इस समय जनता लड़ रही है।
समाजवादी पार्टी के चेहरे की उड़ी हुई हवा और उनके हर मंच पर हो रही मारपीट इस बात का प्रमाण है। उनको तो अपनी लाज बचानी मुश्किल हो रही है अपने घर के अंदर। मंचों पर पब्लिक ये दृश्य देख नहीं रही इन लोगों की। वही हवा है, वही सपा है, कुछ भी बदला नहीं है। वही गुंडागिर्दी, वही अराजकता, वही उदंडता, वही माफिया, वही दंगाई। तो कैसे जनता विश्वास करेगी उनको? मुझे एक बात बताइए, आपने पिछले 10 दिन के अंदर के समाजवादी पार्टी के तस्वीरों को देखा? आप बीजेपी की भी कार्यक्रम में जाइए, प्रधानमंत्री जी का हो, मेरा हो, या गृह मंत्री जी का हो, या किसी की भी बीजेपी के किसी भी नेता के कार्यक्रम में आप जाइए, आधी सभा में आपको 30 से लेकर 50% तक माताओं बहनों की संख्या, बेटियों की संख्या दिखाई देगी। मंच पर भी उनकी उपस्थिति होगी। सपा के किसी मंच पर सपा की जो भीड़ आ रही है उसमें कहीं महिलाओं की या उनकी संख्या दिखाई देती है क्या? आधी आबादी तो उनके कार्यक्रमों में वैसे ही नहीं जाती भय के मारे, और उनके पार्टी के आसपास और महिलाएं नहीं आ लोग रही। वैसे भी उनसे एक दूरी रखते हैं। ये आप तो नई चुनौती दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के और उनके पार्टी के मैं क्या कह रहा हूँ, महिलाएं नहीं आ रही। मैं क्या कह रहा हूँ, महिलाओं नहीं, हर बेटी, हर बहन, हर माता अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दे रही है। हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हर व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इनके पास बचता क्या है? इन पेशेवर दंगाई और माफियाओं को लेकर के, परिवारवादी लोगों को लेकर के कब तक ये लोग अपनी लाज बचाएंगे? फेज वाइज एक बार जल्दी सारी सीटें हैं जिनमें काफी बहुल है मुस्लिम वोट। तो आप जो पिछली बार आपने 53-58 में से जीता था, वहां पर आप फिसल जाएंगे इस बार। पहला फेज, हाँ, जो पिछली बार आपने सीटों पर चुनाव हुए, हाँ से जीता था, वहां पर आप फिसल जाएंगे इस बार। देखिए फर्स्ट फेज में 58 सीटों पर चुनाव हुए हैं। 58 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 45 से लेके 50 सीट पाएगी। उससे याद नोट करके ले ले। 45 से 50। हाँ, मैं कह रहा हूँ, नोट करिए। फिर आप लैंडस्लाइड बता रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ ना, मैं फिर कह रहा हूँ, 80 बनाम 20 का ये चुनाव हो चुका है। इसमें कहीं कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। एक मैं हूँ, आप वही मैं पोलराइजेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, 80 बनाम 20 का चुनाव हो चुका है। दूसरा, सेकंड फेज में 55 सीटों पे चुनाव था। मुस्लिम बहुल बहुत सारी सीटें। मैं क्या कह रहा हूँ ना, मुस्लिम बाहुल्य सीट हो या कोई बाहुल्य सीट हो, आधी आबादी बीजेपी के साथ में खड़ी है। हर व्यापारी जिसको अपने व्यापार को सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ाने का अवसर मिला है, वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है। हर युवा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है। हर अन्नदाता किसान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है। ये जाति से ऊपर उठकर, मत मजहब से ऊपर उठकर, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर के ये वर्ग भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का समर्थन करता है। जो बचता है वही 20% में इन लोगों का बंटवारा है। और मैं फिर कह रहा हूं, सेकेंड फेज में 55 सीटों पर चुनाव हुए हैं। 55 में से 35 से 40 सीट भारतीय जनता पार्टी प्राप्त कर रही है। जिस दिन रिजल्ट आएंगे, आप एक एक सीट के बारे में मुझसे चर्चा कर लीजिए। मैं एक एक सीट की विवेचना आपके सामने कर सकता हूँ। थर्ड फेज और राम गोपाल जी की आप लोगों ने बलि का बकरा बना दिया एसपी सिंह बघेल साहब को। करहल से कहां जीत मुमकिन? गोपाल जी कह रहे हैं और राम गोपाल जी की आप लोगों ने बलि का बकरा बना दिया एसपी सिंह बघेल साहब को। करहल से कहां जीत? बलि का बकरा कौन बनता है तो राम गोपाल यादव भी जानते हैं। पिछली बार फिरोजाबाद में इन्होंने देखा था। आखिर फिरोजाबाद के बारे में यही गलत फहमी थी ना इन लोगों के पास। कन्नौज के बारे में, बदायूं के बारे में यही गलत फहमी थी ना। पिछली बार तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। फिरोजाबाद में तो राम गोपाल यादव की जमानत जब्त होते होते बची। क्या स्थिति इन लोगों की है? और करहल में एसपी सिंह बघेल जीतेंगे,
सपा अपनी हार की खिन आज किस रूप में उतार रही है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के काफिले पे हमला करवा रही है, नारेबाजी कर रही है। चुनाव लड़ना, अभी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ी, हम भी लड़ रहे हैं। हमला कराने के मतलब क्या है? यहाँ पर वो तो आश्वस्त है कि उनकी परफॉर्मेंस आपको करता है। पटका नहीं देगी। ये यादव बहुल बेल्ट है सर, यहाँ पर वो तो फिरोजाबाद आश्वस्त है भी कि उनकी परफॉर्मेंस आपको पटका नहीं फिरोजाबाद भी यादव बहुल्य ही थी जब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव जीती थी, और तब तो ये लोग सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल सब चारों एक साथ थे। तब तो चारों एक साथ थे। तो 2019 में तो बीजेपी वहां जीती थी। इसके बाद ये रायबरेली और इन तमाम इसके टिकट पर ही जीती थी ना वहां पे। अभी तो थर्ड फेज की हम बात कर रहे हैं। थर्ड बीजेपी से क्या कह रहा हूँ ना, और मैंने जो कहा आपको, अभी तो थर्ड फेज की हम बात कर रहे हैं ना, आने दीजिए ना इधर, बीजेपी सभी जीतेंगे। और मैंने जो कहा आपको, 80% से कम सीट बीजेपी को नहीं मिलने वाली है। चुनाव आज के दिन पे पार्टी पुर्टी कम है, पार्टी पीछे हो चुकी है, जनता सामने आ चुकी है, पब्लिक चुनाव लड़ रही है। और जब जनता चुनाव लड़ती है ना, वह माफिया को नहीं बर्दाश्त करती है, अपराधी को बर्दाश्त नहीं करती है, पेशेवर दंगाइयों को बर्दाश्त नहीं करती है, भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करती है। तो अखिलेश जी की बौखलाहट है तो इसी बात की बौखलाहट है। लेकिन इसमें फिर आता है ना सर, फिर आपका लखीमपुर अब उसमें भी होना है, हाथरस में आना तो वोट होगा। कहीं है ना, ये कहते कतई ऐसे हादसे हैं ना जिनमें हाथरस की तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लखीमपुर की सभी 6 की 6 सीट बीजेपी जीत रही है। सभी सीटें आप जीतेंगे, एकदम इतना जीतेंगे। विरोध वहाँ पे कह रहे हैं कि नेता जा नहीं पा रहे अपने अपने खुद प्रचार के लिए, वो अपनी एरिया में नहीं मैं जा रहा हूं वहां, मैं पहले भी गया था, फिर जा रहा हूं मैं तो वहां। कौन रोक रहा है? मैं तो हाथरस से भी होके आया हूं। हाथरस में, हाथरस का भी, सादाबाद का भी और सिकंदराबाद की भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, प्रचंड बहुमत से जीत रही है। अति आत्मविश्वास तो नहीं हो रहा है? कोई अति आत्मविश्वास अंदर झिझक है कि कोई अति मामला इस बार आत्मविश्वास गड़बड़ा सकता है? हम लोग जमीन पे रहते हैं, जमीन पे सोते हैं और जमीन की बात करते हैं। मैं बड़े बाप का बेटा नहीं हूं, मैं एक सामान्य सन्यासी हूं, एक योगी हूं। जो सच होगा वही बोलूंगा। अखिलेश की तरह नहीं हूं कि 12 बजे सो करके उठो, फिर उसके बाद शिवपाल यादव उनको जो रटा दे वही बोलेंगे। शिवपाल यादव जी को मौका नहीं तो रामगोपाल यादव शिवपाल जी की तो अभी एंट्री हुई, पिछली बार तो सब बिखरे हुए थे, तभी तो आप लोग ये वाले यादव बेल्ट में भी अच्छा कर पाए थे। इस बार तो सारे एक साथ हैं, चाचा भतीजा सब। चाचा भतीजा सत्ता के लूट में बराबर के भागीदार थे, लूट में बराबर के भागीदार हैं। पब्लिक को दिखाने के लिए, सहानुभूति प्राप्त करने के लिए लोग अलग अलग दिखाते थे। एक साथ खा रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक साथ सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी अलग कैसे? लेकिन उस बेचारी के तो आप लोगों ने वक्तव्य दे दे करके शिवपाल के बेचारे को दुर्गति करती है। उसकी तो उसकी स्थिति तो न घर की है न घाट की है। कहां प्रदेश का नेता था, नेताजी के सारे कारोबार को संभालता था, पार्टी चलाता था। आज उस बेचारा को जो है एक सीट तक सीमित करके रख दिया है। वहां भी दुर्गति है। भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्याशी विनय साक्य वहां जीत रहा है, शिवपाल बेचारा मारा मारा फिर रहा है। पर्सनल हो गई आप दोनों की, अखिलेश जी की। आप हमेशा मुझे बताते हैं कि वो 12 बजे उठते हैं, कुछ उसके बाद से उनको कोई फीड करा देता है, समझा देता है, सिखा देता है, रटा के भेज देता है। वो भी, अब मुझे नहीं पता ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है या नहीं, लेकिन वो भी बाबा, चिलमजीवी जैसे शब्द आपके लिए इस्तेमाल कर। मैं बाबा हूं तो बाबा ही लोग मुझे बोलेंगे। चिलमजीवी भी बोलते हैं। और ठीक बात है, वो तो संत समाज के प्रति किन शब्दों का प्रयोग करता है तो हर व्यक्ति जानता है। अखिलेश जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने संतों पे लाठीचार्ज करवाया था काशी में, बड़ी बेरहमी के साथ करवाया था। उसने तो कैसे, तो उनके पिताजी ने अयोध्या में राम भक्तों पे गोली चलाई थी, इसमें तो महारत हासिल है उनको। लेकिन ये सच है कि उनको जमीनी हकीकत की कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए तो आप देखते होंगे जब वो मीडिया के साथ बातचीत करने के लिए आते हैं तो कभी कहते हैं कि मैं तलवार से गला काट देता हूं, कभी कह दे रहे हैं, कभी किसी को कुछ और बोल देते हैं। उनसे इससे ज्यादा उम्मीद कैसे कर सकते हैं?
जमीनी हकीकत की जानकारी होती तो कुछ अच्छी बात करते, विकास की बात करते, विकास की कोई चर्चा नहीं करते। यूथ के बारे में, अन्नदाता किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में अच्छी स्कीम की चर्चा करते नहीं है। उनके पास कुछ भी नहीं है। वो तो जो बीजेपी ने अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया उसी में से एक बात को कहते हैं, अच्छा इन्होंने रिफाइंड तेल दिया है, हम भी आएंगे तो हम भी अब घी दे देंगे। उनको मालूम है कि जब बिजली, इनके समय में बिजली कभी नहीं मिली, कहते हैं अच्छा अब हम आएंगे तो हम भी इतने यूनिट तक बिजली फ्री दे देंगे। अरे जब सत्ता में थे तब तो बिजली नहीं दे पाते थे प्रदेश की जनता को, और ये बुंदेलखंड में है हम लोग। मैं यही पूछने वाली थी, आपने क्या किया है बुंदेलखंड के लिए? यहाँ के बुंदेलों को 70 वर्षों तक जिन लोगों ने एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है, ये सही वक्त है। मैंने कल यही कहा है, जिन लोगों ने 70 वर्षों तक एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है, आज उन लोगों को जवाब देने का समय आ गया है। आप डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड के हर गांव में हर घर नल की योजना आज साकार हो रही है। हर घर तक पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं हम लोग। आप देख रहे होंगे हर गांव में आप जाइए, कहीं पाइप बिछ रहा है, कहीं ओवरहेड टैंक बन रहा है, कहीं ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं। अगले कुछ महीनों में सब हर घर तक पानी पहुंचेगा। दशकों से लंबित 1 दर्जन से अधिक सिंचाई की परियोजनाएं यहां पूरी हुई हैं। अर्जुन सहायक हो, लहचोरा का हो, या अन्य जितनी भी ऐसी परियोजनाएं थी, वे सभी परियोजनाएं आज पूरी हो रही हैं, पूरी हो चुकी हैं, और यहां पर हर खेत को पानी मिल रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का सपना इनका साकार हो रहा है। इन्होंने बुंदेलखंड को माफिया, खनन माफिया, भू माफिया, वन माफिया के हवाले कर दिया था। हमारी सरकार के समय माफिया की कमर तोड़ दी गई है, और आज यहां पर हर गरीब को आवास की सुविधा मिल रही है। आप अनुमान करिए, मैं कल ललितपुर में था, समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश में 5 वर्ष में 18,000 गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध नहीं हो पाया था, सैंक्शन किए थे फाइल में। मैं कल ललितपुर में था, अकेले ललितपुर में 49,000 से अधिक गरीबों को एक एक आवास मिला है। 49,000 से अधिक गरीबों को एक एक आवास मिला है। मैं कल महोबा और हमीरपुर में था। महोबा और हमीरपुर में 30,000 गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध हुआ है। यानी एक एक जिले में जितना हम उपलब्ध करा रहे हैं, उतना ही पूरे प्रदेश में नहीं उपलब्ध करा पाए थे। ये गरीब कल्याणकारी योजना है, हमने इसलिए नहीं की कि हम इसके नाम पे वोट मैं मेरठ, मुजफ्फरनगर, जेवर, देवबंद, सहारन, पूरे इलाके से होते हुए मैं भी आ रही हूँ, रायबरेली, ये तमाम जगह। ये चाहे वो राशन योजना आपका हो, जो अनाज दिया जा रहा है, और ये घर की बात। लेकिन एक फटीग है लोगों में, कहते हैं ये लेकिन चुनाव हिंदू मुसलमान ये क्यों करते रहते हैं, इसको कैसे? और बेरोजगारी सर, रोजगार को लेकर, जिसको लेकर आपको तमाम पार्टियां घेर रही हैं, वो भी कह रहे हैं तमाम, चाहे चन्नी साहब वहां हो यहाँ हो, सब कह रहे हैं हम इतना रोजगार देंगे। इस फ्रंट पर सबसे बड़ी चुनौती है या नहीं? मैं सीधा पूछ रही हूँ आपसे। मैं एक बात बताऊं, मैंने पश्चिम में भी मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे की चर्चा की थी, जेवर एयरपोर्ट की चर्चा की थी, फिल्म सिटी की चर्चा की थी, सहारनपुर, मेरठ और अलीगढ़ में बनने वाले विश्वविद्यालय की चर्चा की थी। मैंने वहां पे मिलने वाली बिजली की चर्चा भी की। लेकिन ये इन सब की सार्थकता तब है जब सुरक्षा होगी। हम सुरक्षा देंगे तो ये है, सुरक्षा ही नहीं होगा तो फिर इसका मतलब क्या? जहां तक रोजगार की बात आपने कही है, मुझे एक बात बताइए, 2003 से लेकर 2017 तक 14 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में पहले सपा का, फिर बहुजन समाजवादी पार्टी का, फिर समाजवादी पार्टी की सरकार रही। इन 14 वर्षों में जितनी सरकारी नौकरी नहीं मिली, उससे ज्यादा सरकारी नौकरी हमने 5 साल में दी है। 5 लाख सरकारी नौकरी दी है, बिना भेदभाव के दी है, यूपी के नौजवानों को मिली है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। हमने सुरक्षा को जो वातावरण दिया है, उसका एक परिणाम सामने आया है कि निवेश भारी पैमाने पे यूपी में हुआ। कोई कल्पना कर सकता है, कोरोना कालखंड में 66,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। इससे पहले 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश यूपी में हुआ।
और ये क्रम निरंतर चला। चाइना से भी कोई निवेश यूपी में प्राइवेट आएगा। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। किन देशों से, कौन सी मैं क्या कर रहा कंपनियां, हूं? अगर थोड़ा सा जैसे देश की पहली डिस्प्ले यूनिट ये चीन से कोरोना कालखंड में यूपी में लगी है। प्रोडक्शन प्रारंभ हो चुका है। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर हमारे यहां यूपी में लगा है। अब एक नहीं 3-3 डाटा सेंटर यूपी में बन रहे हैं। फिल्म सिटी यूपी में आ रही है। क्यों महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री जी इतने परेशान हैं? क्योंकि पूरी फिल्म सिटी कहीं शिफ्ट ना हो जाए नोएडा में। आपको लग रहा है कि मुंबई को आप खत्म करके यहाँ फिल्म सिटी इतना बड़ा बना खत्म दें? नहीं करना चाहते। हमारी मंशा किसी को खत्म करने की नहीं है, लेकिन हम उतना माहौल देंगे कि देश और दुनिया का हर फिल्म डायरेक्टर यूपी की फिल्म सिटी में आकर के यहाँ फिल्म साइन करने और फिल्म शूटिंग करने के लिए उस प्रकार का माहौल देखेगा। हर व्यक्ति आना चाहता है, हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर, हर एक्टर यूपी के साथ जुड़ना चाहता है। परेशानी तो इस बात को लेकर के। पर वो बार बार कहते हैं अखिलेश यादव की माफियाओं की लिस्ट दीजिए ना आप। माफिया माफिया आप करते रहते हैं। जिनको इन्होंने टिकट दिया है किराना से लेकर के और मऊ तक, तो कह रहे हैं 10वीं बार भी रामपुर से जीत जाएंगे आजम खान। धर्मात्मा है क्या? ये तो 10 मार्च बता ही देगा। 10 मार्च बहुत ज्यादा लंबा दूर नहीं है। 10 मार्च बहुत लंबा दूर थोड़े है। लेकिन कैराना से लेकर के मऊ तक की लिस्ट इनका उठा के देखिए। जिसको फ्रंट पे दे सकते थे फ्रंट पे दिया, और जिसको नहीं दे पाए तो बैकडोर से दे दिया। दे तो रहे हैं ना। इसलिए कहा कि वही हवा है, वही सपा है, कुछ भी नहीं बदला है। वही माफिया राज, वही गुंडा राज, वही दंगाई, वही पलायनवादी, वही धमकीबाज। तो इन दंगाइयों को और इन धमकीबाजों को मैं क्या कहूं? यही तो बोलूंगा। धमकी देंगे, सरेआम मतदाताओं को धमकी देंगे तो यही बोलूंगा ना। ये देखो बड़ी गर्मी दिखा रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, 20 दिन और इंतजार कर लो। 10 मार्च के बाद भारतीय जनता पार्टी धूम धड़ाके के साथ आ रही है, और 10 मार्च के बाद सारी गर्मी शांत फिर हो जाएगी। ओह, तो कह रहे हैं कि फिर चर्बी किसकी चढ़ी हुई है? जयंत, आप लोग उनको भी डोरे डाल रहे थे, मामला बना नहीं, हमने वो चर्बी ले आए। हमने किसी को हमने डोरा नहीं डाला। हमने किसी को डोरा नहीं डाला। हमारे जो सहयोगी थे हमने उन्हीं के साथ बातचीत की, उन्हीं के साथ मिलकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमने किसी के साथ नहीं किया। इनके अपने आंतरिक विवाद हो सकते हैं, चाचा भतीजी के विवाद हो सकते हैं, इनके अपने गठबंधन के विवाद हो सकते हैं। विवाद उनमें है। जो लोग बड़ी उसके साथ ख्वाहिश के साथ गए थे कि साहब हम लोग इतनी सीट पा जाएंगे, सब धराशायी हो गए। सब वहां पे रोज टिकट चेंज हो रहे हैं। यहाँ तो नहीं, बीजेपी में तो नहीं हुआ। बीजेपी ने एक बार घोषित कर दिया। वहां तो रोज नामांकन करने के लिए कोई और जा रहा है, टिकट कोई और पा रहा है। ये तो रोज हो रहा है वहां पे। योगी जी, एक सवाल जो मैं अब अगला पूछने वाली हूँ, ये सब जानना चाहते हैं, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा हम लोगों की बहस देखकर भी यही लोग पूछते हैं कि ओवैसी जी को आप ही ने फील्ड किया है क्या? वो बार बार पूछते हैं। वो कहते हैं कि अब वो कह रहे हैं कि हिजाबी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। बार बार जो पोलराइजेशन का एजेंडा है, ये सबका आरोप होता है, एसपी का, उनका, कि बीजेपी ने उनको। श्रीमान ओवैसी से मैं केवल एक बात कहूंगा, बेटियों के स्वावलंबन की बात करना अच्छी बात है, महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना अच्छी बात है, लेकिन उनको उतनी स्वतंत्रता भी दी जानी चाहिए। 3 तलाक के खिलाफ जो कानून भारत के अंदर बना है, इनको उसका समर्थन करना चाहिए, और बेटियां हर एक फील्ड में जाएं, आगे बढ़े। हम भी चाहते हैं। हम लोगों ने इस प्रकार के अवसर दिए भी हैं, लेकिन इसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा इस देश का वह कठमुल्लापन है, जिसका समर्थन ओवैसी जैसे लोग करते हैं। क्या है कठमुल्लापन? यही है। अब सर, जो आधी आबादी को, शिमोगा, मांड्या, बच्चियों को पेरेंट्स घर से वापस, स्कूल से वापस ले जा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हिजाब नहीं तो एग्जाम नहीं, ठीक है हम ले जा रहे हैं वापस। तो ये नुकसान किसका होगा? बच्चियों का होगा ना। मैं यही कह रहा हूं कि क्या इन बेटियों को स्वाधीनता के साथ जीने और आधी आबादी को आप उनके अधिकारों से वंचित कर देंगे? क्या आप तालिबानीकरण करना चाहते हैं पूरे देश का? और आपको अगर इन सब चीजों के बारे में चर्चा करनी है, क्यों नहीं आप जो है अफगानिस्तान में आवाज उठाते हैं? बोलो ना वहां पे भी। ये तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रकार की तालिबानीकरण का समर्थन करना है, और ये नहीं स्वीकार हो सकता है। अब जरा सा मैं अगले मुद्दे पर बढ़ना चाह रही हूँ।
पंजाब में यूपी के भाइयों का, इसीलिए मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट निकाल रही थी ताकि उसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जो उन्होंने एग्जैक्ट कहा है उसमें उन्होंने कहा है कि भाइयों को मतलब यहां पर घुसने नहीं देना है, और फिर वो कहते हैं पंजाबियों एक हो जाओ। अब इसको बीजेपी बार बार कह रही है कि यूपी बिहार वालों का अपमान हो गया। वो कह रहे हैं कि हमने केजरीवाल के कॉन्टेक्स्ट में बोला था। कि ये चन्नी साहब का, पंजाब के मुख्यमंत्री, और प्रियंका जी वहां पर मौजूद थी। देखिए, गांधी यानी ये जो नेहरू गांधी परिवार के नाम पर लोगों ने देश के अंदर जनता के साथ जो धोखा किया है कांग्रेस ने, लगातार किया है। यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी इन्होंने नहीं बख्शा। गांधी जी के विचारों की हत्या इन्होंने की है। और कांग्रेस ने देश को जितना जख्म दिए हैं, इतने जख्म दिए हैं कि देश कांग्रेस को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है आज। जातिवाद का, क्षेत्रवाद का, भाषावाद का, आतंकवाद का, अलगाववाद का, नक्सलवाद का, ये सब कांग्रेस के द्वारा दिए गए जख्म हैं। और कांग्रेस आज अपने पुराने किए का कर्मफल पा रही है। उसने देश के साथ जो किया, आज देश रिटर्न में उसको वही दे रहा है। श्रीमान चन्नी कल वाराणसी भी आए थे। कल संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की पावन जयंती थी। कुछ भी प्रेरणा लिए होते सदगुरु रविदास जी महाराज से, तो इस प्रकार के नकारात्मक बयान देने से बचते। वोट बैंक की खातिर आप देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। वोट बैंक की खातिर आप राष्ट्र की एकता को ध्वस्त करना चाहते हैं। वोट बैंक की खातिर इन्होंने आतंकवाद की आग में देश को झोंका था। लेकिन ये देश कांग्रेस के इस प्रकार की बयानों को कतई स्वीकार नहीं करेगा और कतई नहीं स्वीकार करता है। वो कह रहे हैं कि हमने यूपी बिहार के लोगों का अपमान नहीं किया। किया। मैं क्या कह रहा हूं ना, ये तो हर व्यक्ति जान रहा है इनकी मंशा क्या है। ये तो राहुल गांधी भी चुनाव लड़ रही है सर, क्यों ऐसी बात पे ताली बजाएंगे? राहुल गांधी भी तो यही करते हैं। यूपी में आके कुछ और बोलते हैं, केरल में जाके कुछ और बोलते हैं, भारत के बाहर जाके कुछ और बोलते हैं। तो ये सब बहुरूपिया ब्रांड हैं, सब नमूने हैं, ये भारतीय राजनीति के नमूने। इनकी बातचीत में कोई विश्वास नहीं करता। इसीलिए नहीं करता है क्योंकि ये राजनीति को इन्होंने विश्वसनीय बनने नहीं दिया। इनके वक्तव्य रोज बदलते हैं, इसलिए उनसे बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती। एक विवाद उठा आपके राजपूत होने पर, गर्व करने पर। तो क्या बुराई है इसमें? क्या किसी जाति में जन्म लेना बुरा है क्या? ये कोई बुरा नहीं है। मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, इसमें कौन बुरी बात है? मैंने उसके बाद संन्यास लिया है, एक योगी के रूप में लोक कल्याण के कार्यों में लगा हुआ हूं। और सच्चा क्षत्रिय तो वही है जो छत्र बनकर के गरीब दीन दुखियों की रक्षा के लिए अपने आप को होम कर ले। इसमें बुरा क्या है? वो कहते हैं कि आप अपनी जातिवाद को बढ़ा रहे हैं। मैं जातिवाद नहीं बढ़ा रहा हूं। हाँ। किसी ने मुझसे पूछा है, मैं तो हमेशा अपने को योगी आदित्यनाथ लिखता हूं। मैं तो कुछ भी अपनी जाति का टाइटल भी नहीं लिखता। मुझे तो योगी आदित्यनाथ के नाम पे ही लोग संबोधित करते हैं। लेकिन उस कुत्सित मानसिकता, उस निकृष्ट मानसिकता को आप देख सकते हैं जो मुझे जाति नाम से संबोधित करते हैं। हाँ, वो आपका पूरा नाम बोलते हैं, अजय सिंह बिष्ट। बोले ना, क्या दिक्कत आ रही है? अजय सिंह बिष्ट मेरा नाम था, कौन बुरी बात है? संन्यास लेने के बाद मेरा नाम, मेरे गुरु द्वारा प्रदत्त नाम मेरे पास आया। लेकिन मुझे गर्व होता है इस बात पर कि मैं एक उत्तम कुल में पैदा हुआ हूं और मुझे अपने समाज और अपने देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। दूसरी तरफ ये सवाल उठता है कि आप जब उच्चतम कुल कहते हैं तो क्या बाकी लोगों को, मतलब एक मुख्यमंत्री के तौर पर, भारत का हर नागरिक उच्चतम कुल में पैदा हुआ है। हर नागरिक। हमने हर व्यक्ति को, हमारे यहां हर व्यक्ति को उत्तम कुल का ही माना गया है। और देखिए, महाभारत तो हमें यहां तक कहता है कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना और भी दुर्लभ है। तो हम सब भारतवासी तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कुल में पैदा हुए हैं। हर भारतवासी अपने आप में इस पर गौरव की अनुभूति करे। लेकिन जिसको अपने कुल खानदान पर ही गौरव की अनुभूति नहीं हो सकता है,
जिसको बताने के लिए नहीं वो बताएगा नहीं, छुपाएगा, लेकिन जिसको बताने के लिए उसको बोलना चाहिए कि हम तो महाभारत के इस उपदेश को पाते हैं, उसमें हर भारतीय वासी को उसमें गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। लेकिन यही राजपूत से फिर राजपूत वर्सेस ब्राह्मण की एक लड़ाई छेड़ दी जाती है। कोई लड़ाई नहीं यहाँ पे। अजय मिश्र टेनी सर, उस सवाल को मैं किस तरह से लिंक कर रही हूँ, फर्स्ट फेज में जब जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन आशीष मिश्रा को बेल मिल जाती है। अभी कहा जा रहा है कि बीजेपी इसी वजह से डरी हुई है कि ये राजपूत वर्सेस ब्राह्मण हो रहा है, ब्राह्मण नाराज न हो जाए तो इसलिए वोटिंग वाले दिन लड़ाई बेल राजपूत बनाम वर्सेस उसकी कभी थी ही नहीं। ये मामला न्यायालय के पास था, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी बनी है, एसआईटी उसको देख रही है, एसआईटी उस चीज को आगे बढ़ा रही है और एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति इन पूरे कार्यों की उनकी निगरानी उनके देखरेख में हो रही है। इसमें राज्य सरकार तो कहीं है ही नहीं, कहीं भी राज्य सरकार नहीं है, तो फिर यहाँ पे सरकार को आप जाति के साथ कैसे जोड़ सकती हैं? लेकिन वोटिंग वाले दिन सर उनको बेल मिलना, कोई वोटिंग नहीं थी जी, बेल सरकार नहीं देती है। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, अगर कोई उसको सरकार के साथ जोड़ के देखता है तो न्यायालय की अवमानना होगी। चुनाव के एन पहले इतने सारे नेताओं का पलायन हुआ तो बोला गया कि बीजेपी का जो उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट है वहां डिपार्चर ज्यादा है, अराइवल कम है। आप अपर्णा यादव को तो ले, अभी आप सर वंशवाद के खिलाफ कह रहे थे, पर आप देखिए आप अपर्णा यादव को लेकर आए ना, सबसे छोटी बहू को मुलायम सिंह यादव की नर्सरी में, मतलब आप सोचिए कि एक ऐसा परिवार है जिससे 20 लोग एक वक्त पर एक्टिव पॉलिटिक्स में थे। अब उस परिवार में से भी आप सबसे छोटी बहू को अपनी पार्टी में सबसे योग्य को हम, उसने सबसे योग्य थी और सबसे योग्य ने राष्ट्र आराधना के लिए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं कहता हूं अपर्णा यादव के सामने अखिलेश यादव बहस कर ले, आमने सामने बहस हो जाए, पता लग जाएगा कौन व्यक्ति कितना योग्य है। बस जाने दीजिए और की चर्चा ही बंद कर दीजिए, बाकी तो मैं और औरों की चर्चा ही नहीं करूंगा। यही दोनों में ही हो जाए बहस, योग्यता और मेंबर की योग्यता का पता लग जाएगा, इन्हीं दो में करा दो ना, पता लग जाए कौन योग्य है। अगर वह सेवा, अपर्णा यादव मुलायम सिंह जी की बहू बनने के पहले भी एक समाज सेवी के रूप में लखनऊ में काम करती थी, ऐसा तो है नहीं कि ना करती रही हो। उन्होंने गो सेवा का काम किया, दिव्यांगजनों के लिए काम किया, अनेक कार्यक्रम किए हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के मंच को देखिए, आपने देखा होगा वो टिकट के लिए बीजेपी में नहीं आई, बीजेपी ने टिकट भी नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, मोदी जी के राष्ट्र आराधना के कार्य के साथ मैं जुड़ने के लिए आई हूं, मैं तो उसी में काम करूंगी। आई है, काम कर रही है। ऐसे अदिति सिंह को आप ले आए। अदिति सिंह तो परिवारवाद वाले सारे लिस्ट गिना परिवारवादी कहाँ, कौन से परिवार, किस परिवार की है? अखिलेश सिंह की बेटी है। अखिलेश सिंह नहीं है ना आज के दिन पे, तो पर परिवार तो वही है ना सर। विधायक अदिति सिंह है, अपने दम पर है, अपने बल पर है। आज वो विधायक के रूप में काम कर रही है, अगर वो बीजेपी में आ जाती तो कौन बुरा है? यानी सपा में रहे, कांग्रेस में रहे तो अच्छा है, और बीजेपी में आ जाए तो बुरा हो जाए। आरपीएन सिंह को आप यहाँ पर, आरपीएन सिंह पहले से वो केंद्र में मंत्री रहे हैं, गृह राज्य मंत्री थे। मैं क्या करूं ना, भारत सरकार में मंत्री थे, कांग्रेस सरकार के मंत्री थे। आज कांग्रेस की प्रासंगिकता पर स्वयं उन्होंने प्रश्न खड़ा किया कि कांग्रेस अब नहीं रही, उस लायक नहीं है, इसलिए कांग्रेस को तिलांजलि दो, इससे पहले कि ये डूबे। अच्छा है हम लोग अपना दूसरा रास्ता। लेकिन क्या इससे वो कैरेक्टर जिस पर आप लोग बहुत ही गर्व करते थे कि हमारा तो चाल चरित्र चेहरा, हमारा वही चाल है, वही चरित्र है, वही चेहरा है, सब आ गए, सब तो घुल मिल गया है। कोई घुल मिल नहीं गया है। बीजेपी ने आज भी इस चीज को पूरी तरह पालन किया है। अपने दम पर कोई कार्यकर्ता काम कर रहा है तो उसको आगे बढ़ने का भरपूर अवसर दो, लेकिन अगर कोई बाप की विरासत के आधार पर राजनीति करना चाहता है तो उसको कोई जगह नहीं। काम करे पहले एक कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी की क्राइटेरिया में खरा उतरेगा तो अवश्य मौका मिलेगा, नहीं उतरेगा तो फिर एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में। इस चुनाव का एक चरित्र ये भी है कि एक तरफ तो सर पहली बार आपके चेहरे पर, पिछले चुनाव एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द हुआ था, उनके चेहरे पर हुआ था, पहला चुनाव आपके चेहरे पर है। पहला चुनाव है पोस्ट कल्याण सिंह। कल्याण सिंह इस प्रदेश की राजनीति में एक बड़े चेहरे के तौर पर थे। वेस्टर्न यूपी में देखें तो अजीत सिंह नहीं रहे। इन तीनों फैक्टर्स पर मैं एक एक करके आपका एनालिसिस चाहती हूं। कितना बोझ कितना लग रहा है सर, ये बताइए 10 मार्च को लेकर। देखिए, हम लोग कभी बोझ में नहीं रहते। देखिए, यहाँ पे 18 से 20 घंटे कार्य करने वाले लोग हैं, हर परिस्थिति में काम करते हैं। कोरोना हमारी चाल को नहीं रोक पाया, हमारी गति को नहीं रोक पाया, तो चुनाव क्या रोकेंगे?
क्योंकि चुनाव के समय तो केवल व्यक्ति को एक तरफा कैंपेन का साथ जुड़ना पड़ता है। कोरोना कालखंड में तो हमें जीवन भी बचाना था, जीविका को भी बचाना था। तो जब हमारी गति को कोरोना नहीं रोक पाए तो चुनाव नहीं रोक पाएंगे। एक दूसरा, हमारे नेता मोदी जी हैं। एक अभिभावक के रूप में, एक नेता के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के ही मार्गदर्शन में हमने जो कुछ भी किया उनके नेतृत्व में किया है। कल्याण सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता थे। उनका आशीर्वाद सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ था। भारतीय जनता पार्टी सदैव उनके मूल्यों, उनके आदर्शों का पालन की है। लेकिन हां, जनता जरूर सपा को सबक सिखाना चाहती है, जिन्होंने कल्याण सिंह जी के दुखद मौत पर कल्याण सिंह जी का अपमान किया था। और दो शब्द भी समाजवादी पार्टी ने कल्याण सिंह जी की मौत पर संवेदना के व्यक्त नहीं किए थे। ये राजनीति के गिरते हुए स्तर को दिखाता है कि समाजवादी पार्टी किस प्रकार की घटिया राजनीति कर रही है। पोस्ट अजीत सिंह, आपको लग रहा है कि वो जाट जो वेस्टर्न यूपी में है उनका मिलेगा? देखिए, अजीत सिंह जी ने, मुझे अभी एक उनका वीडियो मिला था जिसमें उन्होंने सपा के बारे में बड़ी वास्तविक टिप्पणी की थी और राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उसमें उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देखो भाई, ये सपा सुपा विश्वास बहुत मत करना। जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो बैठा है कोई प्रदेश का कुख्यात गुंडा। और ये अजीत सिंह जी का वक्तव्य है। इसका ऑडियो वीडियो आपके पास होगा, कृपया अगर आप दिखा सकेंगे चैनल पे, तो वास्तविकता खुलनी चाहिए और लोगों के सामने वास्तविकता आनी चाहिए कि अजीत सिंह जी क्या। लेकिन इस सब के बावजूद आज उनके बेटे आपके रथ को रोकने के लिए अखिलेश यादव से हाथ मिला रहे। देखिए, मैंने कहा ना, आज इन नेताओं के दायरे के बाहर चुनाव है। जनता जनार्दन इनको अलग कर चुकी है। चुनाव आज जनता लड़ रही है और चुनाव जनता जनार्दन ही इस चुनाव को लेकर आगे बढ़ रही है। पूर्वांचल, 2-3 आखिरी के जल्दी जल्दी सवाल है। पूर्वांचल, देखिए अभी तक हमने बात कर ली जाट, किसान, मुस्लिम बेल्ट, उसके बाद से यादव बहुल बेल्ट है, धीरे धीरे जैसे पूर्वांचल पिछले 4 चुनावों से रिपीट नहीं कर रहा है अपनी चॉइस को। यानी जिनको वो पहली बार देते हैं उसके बाद अगली बार उनको उखाड़ फेंकते हैं। कैसी बात कर रहे हैं? एक्सप्रेसवे कितना चलेगा? नहीं, आप कैसे इस बात को कह सकती हैं? पूर्वांचल में और बुंदेलखंड में शासन की योजनाओं का मैक्सिमम लाभ पहुंचा है। गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो या फिर डेवलपमेंट की जुड़ी हुई योजना। अलीगढ़ से मुलायम सिंह जी भी सांसद थे और अखिलेश जी भी सांसद हैं। लेकिन आजमगढ़ जो हमारा सेंट्रल क्षेत्र पूर्वांचल का पड़ता है, मध्य का क्षेत्र है, वहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जोड़ा। वहां पे महाराज सुहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने बनाया। वहां पर एयरपोर्ट का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बना रही है। आप अगर गोरखपुर की तरफ आएंगे, गोरखपुर में एम्स का निर्माण, बंद पड़ चुका खाद का कारखाना, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, ये जितने जिले हैं, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, ये सब मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहे हैं। प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज स्थापित कौन कर रहा है? ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कार्य वहां पर हुए हैं, वहां रोजगार के लिए जिस प्रकार के कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, ये पूरा सिनेरियो बदल चुका है। ऐसा नहीं बीजेपी फिर से वहां रिपीट करेगी और धूम धड़ाके के साथ रिपीट करेगी। अच्छा, पूरा कॉन्फिडेंस आपको। संत रविदास की जयंती तो आती है ना सर, लेकिन प्रधानमंत्री वहां, आप यहाँ, चन्नी जी वहां से। मैं तो हर बार जाता हूँ। हर बार जाते हैं? हर बार जाता हूँ मैं तो। इलेक्शन से लेना देना नहीं है? देखिए सर, पंजाब में 32% दलित है, यहाँ पर भी। मुझे एक बात बताइए, संत रविदास जी की जयंती पे मैं कब नहीं गया?
और मैं एक योगी हूं और संत की जयंती पे न जाऊं? संत रविदास जी की जयंती पे तो मैं हर बार गया हूं। और दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में सीर गोवर्धन में विकास की जो योजनाएं चल रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। वहां की कनेक्टिविटी हो, वहां पे लंगर और सामुदायिक हॉल के निर्माण का कार्यक्रम हो, संत रविदास जी की कांस्य प्रतिमा की स्थापना का हो, या फिर संत रविदास जी के नाम पे पार्क के निर्माण का हो, ये सभी कार्य तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराए हैं। समाजवादी पार्टी ने वहां विवाद खड़े करवाए थे, बसपा ने भी विवाद खड़ा कराए थे। अभी भी न्यायालय में कुछ मामलों को लेकर सरकार लड़ रही है। तो मैं तो हमेशा ही वहां गया हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी जब वाराणसी रहे हैं या यूपी में रहे हैं तो काशी जरूर गए हैं। हाँ, कांग्रेस पहली बार वहां दिखाई दी थी, श्रीमान चन्नी भी पहली बार वहां दिखाई दी। कहां इनका कभी अता पता था? वोट के लिए तो लोग आए थे। हम लोग तो पहले भी जाते थे, कल भी मैं गया था। एक आखिरी सवाल सर आपसे, ब्रांड योगी आदित्यनाथ क्या है? मैं एक कॉन्टेक्स्ट देकर यह सवाल आपसे पूछ रही हूं। क्या मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को संभाला, एक सांसद के तौर पर आप बहुत ही मुखर और प्रखर होकर देश की संसद में बोलते थे, उस मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत सारी जिम्मेदारियों उसका बोझ रहा। अखिलेश कहते हैं कि उनको तो अयोध्या से लड़ने नहीं दिया, सबको बीजेपी में ही डर लगता है कि ये बहुत बड़ा नेता और उत्तराधिकारी बन रहा है, तो आपको गोरखपुर से टिकट दे दिया। या फिर एक फायर ब्रांड नेता जो राम मंदिर से लेकर हिंदुत्व के मुद्दे पर बहुत मुखर होकर बोलते थे। ब्रांड योगी आदित्यनाथ 5 साल के शासन के बाद आज क्या है चुनावों के बीचों बीच? देखिए, हम लोग जो पहले थे वही हैं। मैं एक योगी हूं, एक योगी के रूप में अपनी सेवाओं को समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित किया हुआ हूं। मेरी संवेदना बेटी के प्रति है, बहनों के प्रति है, नौजवानों के प्रति है, अन्नदाता किसानों के प्रति है, अपने श्रमिकों के प्रति है और समाज के प्रत्येक तबके के प्रति है, जो एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करना चाहता है। जब मैं इनके चेहरे पर खुशी देखता हूं, जब एक बेटी ये कहती है कि साहब हम सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी साधना फलीभूत हो रही है। जब एक नौजवान कहता है कि साहब मैं अपने ही प्रदेश में रोजगार पा रहा हूं, बिना भेदभाव के मुझे नौकरी और रोजगार मिला है, तो मुझे लगता है कि मेरी साधना सफल है, फलीभूत हो रही है। जब एक व्यापारी कहता है कि साहब अब हमें कोई गुंडा धमकी नहीं देता है, तो मुझे लगता है कि मेरी साधना फलीभूत हो रही है। जब प्रदेश का हर ओर से आवाज उठती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने अच्छा काम किया है, मुझे लगता है कि एक योगी के रूप में, एक सन्यासी के रूप में मेरा सेवा धर्म फलीभूत हो रहा है। और मुझे लगता है यही लोगों के चेहरे पर खुशी देखना, जनता जनार्दन की खुशी को देखना, यही हमारी साधना है। हमारा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, जो कुछ है तो दियम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये के भाव के साथ कार्य करते हैं, दिन रात कार्य करते हैं, मजबूती के साथ काम करते हैं, बिना किसी की प्रवाह के बगैर काम करते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन इस पूरे अभियान के साथ लोक कल्याण के कार्यों में, विकास के कार्यों के लिए, गरीब कल्याण के कार्यों के लिए मुक्त हस्त से प्राप्त होता है। बस इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। योगी आदित्यनाथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक पर आने के चुनाव के बीचों बीच आपने प्रचार से कीमती वक्त निकाला, तमाम सवालों का जवाब दिया। 10 मार्च का इंतजार रहेगा, फिर अगले राउंड आपसे बातचीत होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना उग्र रूप नहीं दिखाया। बहुत धन्यवाद।